नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे नैनसर्ट यानी कि नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में नस्ट इक्वेशन यानी कि NE नस्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और मैं नस्ट इक्वेशन जो है बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, एकदम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नस्ट इक्वेशन बनती है। ठीक है, मतलब हम लोग उसकी पूरी डेरिवेशन करेंगे कि नस्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन कैसे बनती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है तो नस्ट इक्वेशन डैनियल सेल के लिए हम देखेंगे। तो डैनियल सेल में जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो नस्ट इक्वेशन देखते हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए बात करते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए देखते हैं तो यदि देखते हैं यदि एक उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो तो चलिए अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ओर होती है उसे क्या कहते हैं? हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ओर होती है उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अभिक्रिया कौन सी होगी तो चलिए देखते हैं। एक जनरल अभिक्रिया लेते हैं, सामान्य A प्लस B, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, C प्लस D। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अभिक्रिया का ये जो पार्ट है, कौन सा? ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट। ठीक है, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, और इसे उत्पाद। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ स्मॉल a और इसके साथ स्मॉल b और इसके साथ स्मॉल c और इसके साथ स्मॉल
डी आता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया में जो मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, वो है क्रमशः क्या होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी के अणुओं के गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, अणुओं के गुणांक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो है वो अणुओं के गुणांक है। कौन से अणु हैं, जो ये हैं ए बी सी डी। ठीक है, जो स्मॉल ए बी सी डी हैं वो अणु हैं, और उन अणुओं के जो गुणांक होते हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी होते हैं। तो मैं यही सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्रमशः पदार्थों ए बी सी एंड डी अणुओं के, अणु लिख दीजिए, अणु के गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस अभिक्रिया को साम्य स्थिरांक में लेके आए आप। साम्य स्थिरांक, क्या, साम्य स्थिरांक, जिसे हम Q से या K से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। ठीक है, ये या K से या Q से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका समीकरण क्या बनता है, तो Q बराबर, हमेशा साम्य स्थिरांक का जो समीकरण बनता है वो हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, मैं इसे P अपॉन R भी लिख सकता हूं, लेकिन हमारे पास P क्या है, R क्या है, मैं ये रखता हूं। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें दिखता है Q बराबर, क्या दिखेगा, Q बराबर दिखेगा C D बटे A B। ठीक है, अब इसमें एक और झोल है। ठीक है, इसका जो गुणांक है C D और A V के जो गुणांक होते हैं, उन्हीं गुणांकों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर घात के रूप में दिखाते हैं। ये C है तो स्मॉल c, और यहाँ पर D है तो स्मॉल d, और यहाँ पर A है तो स्मॉल a, और यहाँ पर B है तो स्मॉल b। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया के जो गुणांक थे, उन गुणांकों को हमने उन्हीं के जो अणु थे उनके घातांक के रूप में हमने उन्हें लिखा है। ठीक है, इन्हें हम रस समीकरण मितीय गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉल ए बी सी थे उन्हें हम रस समीकरण मितीय गुणांक भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास Q का मान मिल गया। ठीक है, Q का मान मिल गया हमें, जो क्या है, एक साम्य स्थिरांक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अब देखेंगे आप कि जो ऊष्मागतिकीय नियम से क्या करेंगे, हम ऊष्मागतिकीय नियम से, ऊष्मागतिकीय नियम से। ठीक है, तो ऊष्मागतिकीय नियम, अब अगर जो आपने थर्मोडायनेमिक, ठीक है, ऊष्मागतिकीय, ठीक है, जो 11th क्लास में है, ठीक है, वहां अगर जो आपने पढ़ा है तो यहाँ पर आप आसानी समझ सकते हैं, नहीं तो आप इस समीकरण को याद कर लीजिए। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के लिए या सेल अभिक्रिया के लिए हम ऊष्मागतिकीय नियम का उपयोग करते हैं, तो वहां पर ऊष्मा में, ठीक है, अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो उस ऊष्मा परिवर्तन के लिए, मतलब ऊष्मा का मतलब डेल्टा जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें जो ऊष्मागतिकीय नियम से इस रासायनिक समीकरण के लिए क्या मिलता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q।
ठीक है, ये समीकरण मिलता है। इस समीकरण को नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। क्या दे दीजिए? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो वो देखिए, तो यहाँ पर आपने जो देखा ना डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, ठीक है, इसे भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं गिब्स, ठीक है, गिब्स ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गिब्स ऊर्जा। और डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होती है मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, अब बात इसकी आती है, तो ये आर जो होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है। मानक टेम्परेचर का मतलब आप जानते हैं कि मानक कंडीशन का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि हमारी जो अभिक्रिया होती है वो डेल्टा जी पर कैसे निर्भर करती है, वो देखिए। तो यहाँ पर अगर जो डेल्टा जी का मान कैसा हो? 0 हो, तो अभिक्रिया कैसी होगी? साम्य अवस्था में होगी। क्या होगी? साम्य अवस्था। ठीक है, मतलब ये साम्य अवस्था का डेल्टा जी का मान जब भी हमें 0 मिलता है तो अभिक्रिया ना तो फॉरवर्ड होती है और ना तो बैकवर्ड होती है, मतलब अभिक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल ही 0 ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ठीक है, चलिए आगे देखो। हमें डेल्टा जी का मान कैसा मिला? हमें नेगेटिव। तो अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है, ये क्या है? स्वतः प्रक्रम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान है वो निगेटिव आता है, मतलब 0 से कम। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? स्वतः प्रक्रम है, मतलब कि अभिक्रिया स्वतः ही होने लगती है। तो इसे हम डेल्टा जी में परिवर्तन आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अगर जो इस डेल्टा जी का मान कैसा मिले हमें? पॉजिटिव, तो अभिक्रिया क्या होती? अस्वतः प्रक्रम। क्या होगा? अस्वतः प्रक्रम होता है। ठीक है, तो मतलब कि अभिक्रिया बिना ऊष्मा दिए नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी अभिक्रिया प्रारंभ होती है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? स्वतः प्रक्रम की होगी। ठीक है, तो हमेशा इसका मान हमें कैसा मिलता है? डेल्टा जी का मान नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतना जान लिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इस डेल्टा जी और सेल विभव में संबंध क्या देखें हम? डेल्टा जी एंड ई सेल में संबंध। ठीक है, तो संबंध बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो संबंध देखते हैं कि संबंध क्या बनते हैं। तो आपको पता है जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अधिकतम उपयोगी कार्य के लिए जो ऊर्जा होती है, मतलब मैक्सिमम अधिकतम उपयोगी कार्य के लिए ऊर्जा, तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। तो W मैक्सिमम बराबर किसकी होती है? तो क्या होता है? यह किसके बराबर होगी? कूलांगों की संख्या NF, ठीक है, प्लस और EMF, मतलब सेल विभव के गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, तो यही समीकरण हमें क्या दिखाएगा? ये समीकरण हमें दिखाएगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है उसे देखिए। तो ये बन जाता है डेल्टा जी बराबर हमें मिलता है -NF ई सेल। क्या मिलता है? -NF ई सेल। ये जो है वो समीकरण आप मान लीजिए 2। ठीक है, अब अगर जो इसी कंडीशन को, अब देखो ये मानक कंडीशन नहीं है, अब इसी को हम क्या करें? मानक कंडीशन में लेके आ जाए तो फिर क्या होगा भाई? ठीक है, मानक अवस्था में
ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया है कि मानक अवस्था क्या होती है। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं बार बार करना हो। ठीक है, उस पीछे वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पर जो मानक अवस्था है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये बहुत आसान है, इसे हटाएं, चलो ठीक है रहने दो अभी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 समीकरण मिल गए हैं। कितने? 3 समीकरण मिल गए हैं। अब इन समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे अभी, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 और 3 ये तीनों याद रखो, अभी हम इनका उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ से हटा देते हैं ये। देखिए, अब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 3 में समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको समीकरण पता है ना एक, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, अब इन दोनों समीकरण का मान हम इसमें रख दें तो डेल्टा जी का मान क्या है, माइनस एन एफ ई सेल, ई सेल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इस समीकरण, इसका मतलब हमें ये मिल गया ना, ये इसके बराबर है और इसका मान ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल बराबर, अब डेल्टा जी का मान क्या है भैया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस क्या है, प्लस इसके बाद प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब ये समीकरण हमारे पास बन गया है, अब इन्हें हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते। ठीक है, बहुत आसान है। अब जो आपको समीकरण दिख रहा है, ठीक है, तो समीकरण 4 इसे नाम दे देते हैं। ठीक है, नीचे समीकरण समीकरण 4 में माइनस एन एफ का क्या करते हैं हम, भाग लगाने पर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा वो देखिए, जैसे ही इसका भाग लगाएंगे तो हमें क्या होगा, ये माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब इसमें भाग लगा दीजिए। ठीक है, भाग किसका लगाना है, तो आपको माइनस एन एफ का, इसमें भी माइनस एन एफ का, इसमें भी माइनस एन एफ। ठीक है, भाग लगा दे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, ये जो है वो इससे कट गया है, ये जो है वो इससे कट गया है, हमारे पास बचा क्या है वो देख लीजिए, क्या बचा है, तो हमारे पास बचा है ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस आर टी माइनस एन एफ एल एन क्यू, ये बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव का क्या होगा, यहाँ पर क्या उनसे चिन्ह आ जाएगा, तो ये इसका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एल एन क्यू।
ठीक है, तो ये समीकरण हमें मिल गया है। ये जो समीकरण है रियल की बात करें तो यही समीकरण क्या है, इसी समीकरण को हम बोलते हैं क्या, नस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अभी इसे सॉल्व करना बाकी है। इसके पैरामीटर्स देखते हैं। तो ये तो क्या है, सेल विभव, ये मानक सेल विभव। ठीक है, अब इनका मान देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो आपको पता है आर का मान। ठीक है, तो जो आर है उसे क्या कहते हैं, नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। इस आर का जो मान होता है वो होता है 8.614 जूल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। ये होता है इसका मान। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.314 जूल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये मान होता है हमारे आर का। ठीक है, और क्या है, टी क्या होता है, तो तापमान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मानक तापमान। क्या है, मानक। अब मानक तापमान कितना होता है, तो आपको पता है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। या फिर हम इसे क्या कहें, इसमें अगर जो हम 273 को जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 298 केल्विन। ये टी का मान हो गया। ठीक है, एन, स्मॉल एन भी हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, स्मॉल एन भी हमें यहाँ पर मिला है। स्मॉल एन का मतलब क्या होता है वो देखिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं सेल में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जैसे डैनियल सेल में आपने देखा ना, Zn डाइपॉइंट निकाल देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हो रहा है, तो 2। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 2। ठीक है, लेकिन सभी सेल के लिए क्या होता है कि n का मान अलग अलग होता है। ठीक है, f जो है उसे हम बोलते हैं फैराडे नियतांक। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, कूलाम। ठीक है, 00 कूलाम, हिंदी में लिख देते हैं ये लोग। ठीक है, कूलाम। ठीक है, तो ये समीकरण है जिसे हम नष्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसे अभी ये नष्ट इक्वेशन तो है, लेकिन अभी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसे। ठीक है, अब आपको पता है ना, इसमें Q का मान आपको अभी हमने निकाला था पीछे। ठीक है, उत्क्रमणीय विक्रिया के लिए। ठीक है, Q का मान, तो वो मान यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और RT और LN को अभी हम लोग लॉग में बदलेंगे, तो लास्ट में जो समीकरण निकलेगा उसे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वैसे बहुत ही इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान हम R का मान, T का मान, F का मान रख के इसे सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में जो समीकरण बनेगा वो भी क्या होगा, नष्ट समीकरण ही होगा, लेकिन वो सॉल्व वाला समीकरण होगा। ठीक है, तो ये वाले मान हम खत्म करेंगे, उसके बाद आगे यहाँ से आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर गांव में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सके। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
किसी किताब में नहीं मिलता है जल्दी से इसका डेरिवेशन, तो ये मैंने निकाला है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।